हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो नए साल में गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया था उसमें इनकम टैक्स में, जीएसटी में, टीडीएस और टीसीएस में कई सारे मेजर चेंजेस है जो कि अनाउंस किए गए थे। तो अब ये चेंजेस जो है वो आपके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो इन चेंजेस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। न्यू इनकम टैक्स चेंजेस एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27। तो अब आपके बजट 2025 में कई सारे चेंजेस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। तो अब आपके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से कई सारे चेंजेस है जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है न्यू टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो अब यदि आपकी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में यदि इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा न्यू स्लैब रेट है जो कि बजट 2025 में अनाउंस की गई है। अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे सभी टैक्स पेयर के लिए 4 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि 4 लाख रुपए तक की इनकम पे उन्हें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अब यदि टैक्स पेयर की इनकम 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच में है तो 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच में है तो 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन साथ ही यहाँ पे 12 लाख रुपए तक की इनकम पे 60,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, यदि आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख रुपए के बीच में है तो 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। 16 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 20 लाख से 24 लाख रुपए के बीच में है तो 25% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम यदि 24 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन साथ ही यदि आपकी मान लो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम 12 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी मिल जाता है, यानी कि आपकी 12 लाख रुपए से जितनी ज़्यादा इनकम है उतना ही आपको टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। नेक्स्ट है फाइल एन ITR यू अंडर सेक्शन 139(8)(a). द डेडलाइन फॉर टैक्स पेयर टू फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 years to 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में अपडेटेड ITR फाइल करने की जो टाइम लिमिट थी उसको भी एक्सटेंड करके 2 साल से 4 साल कर दिया है, यानी कि अब रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के अगले 4 साल की आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको एडिशनल टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब यदि आप रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 12 महीने के अंदर अपनी ITR फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपकी जितनी एडिशनल इनकम है उस पर आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट का तो पेमेंट करना ही है और साथ ही आपको 25% से एडिशनल टैक्स का भी पेमेंट करना है। लेकिन यदि आप रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 24 महीने में ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आपको 50% से एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है। यदि रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 36 महीने में यदि आप ITR फाइल करते हैं तो आपको 60% से एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 48 महीने में अगर आप अपनी ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आपको 70% से एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही एक चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि यदि आप किसी असेसमेंट ईयर के लिए एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उस केस में ना तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और ना ही उसमें करेक्शन कर सकते हैं और ना ही सेम असेसमेंट ईयर के लिए आप कोई दूसरी अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ TCS ऑन सेल। तो अब यदि 1 अप्रैल 2025 के बाद में यदि आपके द्वारा कोई भी सेल की जाती है स्पेसिफाइड गुड्स की तो उस केस में यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 206(c)(1)(h) में जो आपका TCS डिडक्ट किया जाता था 0.1% से, वो सेक्शन अब आपका रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से अब 1 अप्रैल 2025 के बाद में यदि आपके द्वारा कोई स्पेसिफाइड गुड सेल किया जाता है तो TCS के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन रेमिटेंस पे जो TCS डिडक्ट किया जाता है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी 7 लाख रुपए से इंक्रीज़ करके 10 लाख रुपए कर दी है। तो अब यदि फॉरेन रेमिटेंस आप किसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो उस केस में 10 लाख रुपए तक के फॉरेन रेमिटेंस पे कोई भी TCS जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि फॉरेन रेमिटेंस किसी ओवरसीज़ टूर पैकेज के संबंध में किया जाता है तो फॉरेन रेमिटेंस यदि 10 लाख रुपए तक है तो 5% से TCS डिडक्ट किया जाएगा और यदि अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में 20% से TCS डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस एंड वर्चुअल डिजिटल असेट्स। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 285(b)(a). अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2025 से यदि आप भी क्रिप्टो में कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो अब उन ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की जाएगी। यानी कि अब यदि 1 अप्रैल 2025 से आप वर्चुअल डिजिटल असेट्स में, क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपके जो ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स माने जाएंगे और इनकी रिपोर्टिंग जो है वो आपकी AIS
में की जाएगी। तो इस तरीके से अब अगर आपको 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई इनकम होती है तो वो इनकम अब आप गवर्नमेंट से छुपा नहीं पाएंगे, यानी कि आपको अपनी क्रिप्टो इनकम पे गवर्नमेंट को फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्शन फॉर एनपीएस वात्सल्य स्कीम। तो अभी तक क्या होता था कि अगर कोई भी पर्सन है जिसके द्वारा खुद का अगर कोई एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो सेक्शन 80CCD 1B में 50,000 रुपये की डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकता था। लेकिन बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पे जो टैक्स पेयर के द्वारा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसके अलावा यदि उसके द्वारा मान लो माइनर चाइल्ड है और उसका एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अगर कोई अकाउंट ओपन कराया जाता है तो उस केस में उसके द्वारा जो पैसा डिपॉजिट कराया जाता है तो उस अमाउंट की भी वो सेक्शन 80CCD 1B में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि टैक्स पेयर के द्वारा जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया जाता है या एनपीएस वात्सल्य स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसके लिए जो ओवरऑल लिमिट रहेगी वो 50,000 रुपये ही रहेगी। नेक्स्ट है न्यू टीडीएस सेक्शन 194T। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 194T। अब इसके प्रोविज़न आपके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अब यदि मान लो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है जिसके द्वारा 1 अप्रैल 2025 के बाद में अपने पार्टनर को कोई भी बोनस है, कमीशन है, सैलरी है, रेमरेशन है या इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है और वो अमाउंट यदि 20,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है कि उसको 10% से टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही अपने पार्टनर को पेमेंट करना है। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑन रेमरेशन पेड टू पार्टनर। तो अब यदि मान लो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा 1 अप्रैल 2025 के बाद में अगर अपने पार्टनर को कोई भी रेमरेशन पे किया जाता है तो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा ये लिमिट जो है वो चेंज कर दी है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आपको नई रेट से पार्टनर को जो रेमरेशन पे किया जाता है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अब यदि मान लो आपका बुक प्रॉफिट जो है वो 6 लाख रुपये तक है तो उस केस में आपको 3 लाख रुपये और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज़ हायर, यानी कि दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो कंसिडर करना है। और यदि मान लो कोई रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है तो उस केस में आपको 60% ऑफ बुक प्रॉफिट जो है वो कंसिडर करना है। तो इस तरीके से इतना मैक्सिमम रेमरेशन है जो कि आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हायर टीडीएस एंड टीसीएस फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो अभी तक क्या हो रहा था कि मान लो किसी स्पेसिफाइड पर्सन है जिसका किसी टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर के द्वारा अगर कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया जाता है, लेकिन यदि मान लो वो स्पेसिफाइड पर्सन जो है अपनी आईटीआर फाइल करना भूल जाता है तो नेक्स्ट ईयर में जब उस स्पेसिफाइड पर्सन की अगर कोई इनकम होती थी तो उस केस में जो टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर है उसके द्वारा जब टीडीएस डिडक्ट किया जाता था तो वो हायर रेट से किया जाता था। तो अब यहाँ पे हायर रेट कौन सी कंसिडर की जाती थी? ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और अ फ्लैट रेट ऑफ 5%, यानी कि दोनों में से जो भी हायर है उसके अकॉर्डिंग ही उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2025 से सेक्शन 206AB और सेक्शन 206CC के जो प्रोविज़न है वो रिमूव कर दिए हैं, यानी कि अगर कोई टैक्स पेयर है जो कि अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाता है तो उस केस में टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर जो है उनका हाई रेट से टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट फॉर स्टार्टअप। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में जो न्यूली स्टार्टअप है उनको एक बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई भी स्टार्टअप है जो कि इनकॉर्पोरेट होता है 31 मार्च 2030 से पहले, तो उस केस में वो क्या कर सकता है कि अपने 10 साल के प्रॉफिट में से किसी भी 3 साल के जो प्रॉफिट है उसकी 100% डिडक्शन सेक्शन 80 IAC में क्लेम कर सकते हैं, यानी कि उनको अपने 3 साल के प्रॉफिट पर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स फॉर आईएफएससी यूनिट। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा जो आईएफएससी यूनिट है यानी कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है उनको एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि वो 31 मार्च 2030 तक अपने टैक्स बेनिफिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। साथ ही नॉन रेजिडेंट को एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि यदि मान लो कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के जो ऑफिस है उनके द्वारा किसी नॉन रेजिडेंट को अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाती है तो उस केस में वो पॉलिसी की अमाउंट जो है वो पूरी की पूरी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में एग्जम्प्ट होगी विथ नो लिमिट ऑन प्रीमियम अमाउंट। नेक्स्ट है टैक्स एग्जम्पशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न को एक बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि यदि मान लो किसी सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न है जिनके नेशनल सेविंग स्कीम में काफ़ी लंबे टाइम से अकाउंट जो है वो चल रहे हैं तो उस केस में 1 अक्टूबर 2024 से ऐसे अकाउंट पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि यदि वो 29 अगस्त 2024 के बाद में अपने नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट से अगर पैसा विड्रॉल करते हैं तो उनके द्वारा जो पैसा विड्रॉल किया जाता है वो टोटली एग्जम्प्ट होगा।
नेक्स्ट है एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो अभी तक क्या हो रहा था कि मान लो अगर कोई पर्सन है जिसके पास एक से ज़्यादा अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उस केस में एक प्रॉपर्टी जो है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाता था और दूसरी को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाता था। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उसे माना जाता था जिसमें ऑनर रहता है। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये कंडीशन हटा दी है, यानी कि अगर कोई पर्सन जिसके पास एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो भले ही वो उस प्रॉपर्टी में रहता है या नहीं रहता है, तो ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो दोनों में से किसी भी एक प्रॉपर्टी जो है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है और दूसरी को डीम टू बी लेट आउट मान सकता है। नेक्स्ट है चेंजेस फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है उनको भी कई सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। तो फर्स्ट है एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी। तो अभी तक क्या होता था कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो उस केस में उनको हर 5 साल में अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यूअल कराना पड़ता था। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा ये टाइम लिमिट को 5 साल से एक्सटेंड करके 10 साल कर दिया है। यानी कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर इंस्टीट्यूशन है, तो 10 साल तक उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेगा और 10 साल के बाद ही उनको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराना है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो अभी तक क्या होता था कि किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के द्वारा मान लो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता था, तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में मान लो उनकी कोई एरर हो जाती थी, तो उस केस में उनकी एप्लीकेशन जो है उसको डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल कर दिया जाता था। तो अब यहाँ पे जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको एक रिलीफ ये प्रोवाइड की गई है कि उनकी एप्लीकेशन जो है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और यहाँ पे ट्रस्ट जो है उनको रेक्टिफाई करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ऑटोमेटिक चैरिटेबल ट्रस्ट की एप्लीकेशन जो है उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2024 और बजट 2025 में टीडीएस की रेट और टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको भी रिवाइज किया गया है। और पार्टनरशिप फर्म के केस में भी 2 मेजर चेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। तो ये सारे चेंजेस आपके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो इनके संबंध में सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके डिटेल में इसको देख सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।